नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे बेतहाशा बढ़ती महंगाई की। हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हालात यह है कि बीते 9 दिनों में 5 रुपए 60 पैसे पेट्रोल डीजल पर बढ़ चुके हैं। सब्जियों और दालों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। रसोई गैस के दाम हो या फिर सीएनजी पीएनजी के दाम, जैसे ही चुनाव खत्म हुए सबके दाम बढ़ना शुरू हो गए। यानी आम आदमी को कहीं से भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और महंगाई की चौतरफा मार उसे झेलनी पड़ रही है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 101.21 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 92.27 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल 115.88 रुपए प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 100.10 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल 110.52 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 95.42 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। अब बात चेन्नई की जाए तो वहां पेट्रोल 106. देश में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव खत्म होते ही लगता है अब राहत का दौर भी खत्म हो गया है, क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म हुए महंगाई की किश्त भी शुरू हो गई। आज 8वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ती महंगाई का असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। 9 दिन में 5 रुपए 60 पैसे पेट्रोल डीजल पर बढ़ चुके हैं। न केवल पेट्रोल डीजल बल्कि रसोई गैस के दामों में भी इजाफा हो चुका है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत भी 50 रुपए बढ़ाई जा चुकी है। हालांकि चुनावों से पहले पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचने पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। इस दौरान पेट्रोल पर 5 रुपए जबकि डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई थी। लेकिन अब इसका असर खत्म हो चुका है। देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम फिर से 100 के आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं। 8 दिनों में 7 बार डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो चुकी है और दामों में बढ़ोतरी होने के बाद आंकड़ा कई राज्यों में 100 के पार पहुंच चुका है। आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और आज पेट्रोल 80 पैसे तो वहीं डीजल 70 पैसे बढ़कर पारा यहाँ भी गर्मा गया है और जो रेट हैं 100 के पार पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होने के बाद यहाँ भी 100 से पार जा चुका है। 100 रुपये 10 पैसे पेट्रोल हो चुका है, वहीं 91 रुपये 34 पैसे डीजल का प्राइस हो चुका है। अब यहाँ ये रेवाड़ी भी उन शहरों में शामिल हो चुका है जहाँ डीजल और पेट्रोल का रेट जो है 100 से पार हो चुका है। अभी हमारे पास एक ग्राहक आए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। बात, आपका क्या नाम है? दीप शर्मा नाम है जी मेरा। क्या कहेंगे, आज फिर से बढ़ोतरी हुई है? पिछले 8 दिनों में 7 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। आज 100 से पार मतलब 100 रुपये से ज़्यादा हो चुका है पेट्रोल। सर इसी तरह अगर पेट्रोल के रेट बढ़ते रहे तो शायद आम जनता के लिए बहुत ही परेशानी का सामना हो जाएगा और बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। ये सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए ताकि हमारी जो ये बढ़ती हुई समस्या को हल किया जा सके। और अभी आप पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंचे हैं तो क्या कहेंगे, पहले कितना डलवाते थे, आप कितना डलवाना पड़ रहा है महंगाई की वजह से? सर महंगाई की वजह से दिन प्रतिदिन पेट्रोल कम होता जा रहा है। पहले हम काफ़ी डलवा लेते थे, अब तो हम बहुत ही कम डलवा पा रहे हैं और इसके लिए कुछ बहुत खर्च करना पड़ेगा। सरकार को इसके लिए बारे कुछ सोचना चाहिए। अगर यही समस्या रही तो आने वाले दिन बहुत ही दुखदायी होंगे। देखिए, इन्होंने कहा है अगर यही चलता रहा तो समस्या होगी, अब दिन दुखदायी आएंगे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेट जो है
लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से बाकी भी चीज़ों की रेट बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई पर इसका असर पड़ेगा, और महंगाई पर इसका असर ना पड़े इसीलिए सरकार को अंकुश लगाना चाहिए और पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं निरंतर उन पर अंकुश लगाना चाहिए। और बाकी जिस तरह से यहाँ इसमें हमारे पास कर्मचारी भी, उनसे पूछते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा लक्ष्य राम। लेकिन क्या कहेंगे, अब पिछले 8 दिनों में 7 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, आज की संख्या भी बढ़ गई है, अब कितनी हो गई है? आज 100 रुपये और 10 पैसे चल रहा है इसका। डीजल के 91 रुपये 34 पैसे डीजल हो चुका है। और अभी यहाँ एक और ग्राहक आए, तो आप डीजल पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, पहले के में अब में तुलना क्या होगी है? क्योंकि पहले सस्ता था पेट्रोल, अब 100 के पार पहुँच चुका है, तो पहले कितना डलवाते थे, अब कितना डलवाते? नहीं, ये तो काफ़ी परेशान है हम। पेट्रोल दिन भर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है बाइक ही छोड़नी पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा। इसलिए इससे अच्छा तो साइकिल अच्छी है या पैदल चलना अच्छा रहेगा। क्या कुछ मांग करेंगे सरकार से? सरकार से मांग यही है कि पेट्रोल को देखते हुए कम करना चाहिए, जितना हो सके। गरीब आदमी कितनी वो करेगा। महंगाई के लगातार बढ़ने से आम जनता की जेब भी ढीली हो रही है। कच्चे तेल के दामों में उछाल लगातार जारी है। सब्जियों और दालों की कीमत बढ़ने से भी लोग परेशान हैं। ऐसे में बढ़ती महंगाई के बीच जनता केंद्र और राज्य सरकार से राहत की उम्मीद कर रही है, लेकिन ये राहत कब और कैसे मिलेगी, इसके लिए भी इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट पर खबर। तो आम आदमी को कहीं से भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बीते 9 दिन की बात करें तो 8 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। यानी कि सिर्फ एक दिन लोगों को राहत मिली, लेकिन उसके बाद लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता चला गया। 80-80 पैसे का इजाफा एक बार फिर से देखने को मिला है। यानी कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम इन 9 दिनों का गणित देखें तो 9 दिन के भीतर 5 रुपए 60 पैसे पेट्रोल डीजल पर बढ़ चुके हैं। अब आप सोचिए कि अगर 1 लीटर पर 5 रुपए 60 पैसे बढ़ जाते हैं तो आम आदमी को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। महंगाई लगातार आसमान छू रही है। न केवल पेट्रोल डीजल बल्कि सीएनजी और पीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ चुके हैं। रसोई गैस सिलेंडर के दामों में भी पहले ही इजाफा किया जा चुका है। यानी चाहे रसोई गैस के दामों की बात करें, सीएनजी पीएनजी के दामों की बात करें, पेट्रोल डीजल के दामों की बात करें, इन दामों में लगातार इजाफा हो रहा है और आम आदमी को राहत मिलने की जो उम्मीद की जा रही है, हालांकि चुनाव के दौरान ये राहत जरूर मिली। अगर हम 4 नवंबर की बात करें तो 4 नवंबर के बाद एक बार भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा नहीं किया गया और जब तक चुनाव शुरू हुआ, जब तक चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद भी एक हफ्ते तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। लेकिन जैसे ही चुनावी सीजन समाप्त हुआ उसके बाद लगातार ये दाम बढ़ते चले गए और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, इस युद्ध की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तेल की कीमतें उछाल मार रही हैं और दावा यह भी किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस युद्ध की वजह से वो भी कहीं ना कहीं तेल की कीमतों में जो उछाल देखने को मिल रहा है उसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चाहे वो सब्जियों की कीमत की बात करें, चाहे दालों की कीमत की बात करें, इन सभी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि तेल के दाम तक ही ये महंगाई सीमित नहीं है, सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है, दालों की कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में आम आदमी बस यही पूछ रहा है कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, हमारी थाली से सब्जियां गायब हो रही हैं, दाल गायब हो रही हैं। अब सरकार कुछ करे, सरकार से उम्मीद तो कर रही है जनता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो उम्मीद है अभी हाल फिलहाल ना उम्मीदों में ही तब्दील होती नजर आ रही है, क्योंकि कहीं से भी आम आदमी को किसी तरह की कोई राहत मिलती दिखाई फिलहाल नहीं पड़ रही है। क्योंकि जितने भी जानकार हैं उनका यह कहना है कि जब तक टैक्स कम नहीं किया जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में कटौती नहीं की जाएगी और राज्य सरकारों की ओर से, या अगर हम हरियाणा की बात करें तो जब तक हरियाणा सरकार जो है, हरियाणा सरकार जब तक वैट कम नहीं करेगी तब तक पेट्रोल डीजल या तेल के दामों में किसी तरह की कोई राहत लोगों को मिल पाएगी, इस बात की उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन हमने देखा है कि चुनाव के समय में पहले एक्साइज ड्यूटी कम की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, उसके बाद राज्य सरकार ने भी 12-12 रुपए, यानी कि 12 रुपए पेट्रोल के ऊपर और 12 रुपए डीजल के ऊपर कम किए थे। लेकिन अब जैसे जैसे लगातार ये दाम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो कमी की गई थी वो अब हिसाब बराबर यहां पर
कर लिया गया है। ये आंकड़ा भी आपके सामने हम रख रहे हैं। 9 दिनों में 8 बार किस तरीके से तेल के दाम बढ़े, ये आपको हम बता भी रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। 22 मार्च, 23 मार्च, 26 मार्च, 25 मार्च के ये आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं कि 25 मार्च, 26 मार्च को भी 80-80 पैसे की बढ़ोतरी इन 9 दिनों में की गई। इसके साथ ही 27 मार्च की बात करें तो 50 पैसे का इजाफा किया गया। 28 मार्च की बात करें तो 30 पैसे का इजाफा पेट्रोल के दाम में किया गया। तो किस तरीके से बीते 9 दिनों के भीतर 8 बार तेल के दाम बढ़े पेट्रोल डीजल के, ये यहां पर एक आंकड़ा हमने आपके सामने रखा है। कुछ और आंकड़े लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। डीपी कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की ओर से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। वेणु अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से ओंकार सिंह जी हमारे साथ हैं। इनेलो की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डीपी कौशिक जी, मैं आपके पास आते हो सर, सीधा सवाल मेरा आपसे यही है सर, मैं ये जानना चाहूंगा, क्या ये मान लिया जाए कि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल लगातार होती जा रही है और महंगाई पर सरकार का किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है? चुनाव होते हैं, 1 रुपए भी नहीं बढ़ता है, पैसे भी नहीं बढ़ते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते हैं, लगातार महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है, सरकार का कोई कंट्रोल नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। देखिए अमित जी, ये कहना ठीक नहीं है कि चुनाव के टाइम पर रेट नहीं बढ़ते, चुनाव के बाद ऐसा नहीं है। आपने यूपी में चुनाव थे हमारे 4-5 स्टेटों में, तब भी आपने देखा होगा कि सरकार ने कोई रेट कम ज्यादा नहीं किए थे। अभी इंटरनेशनल पे जो महंगाई है लेवल पे, ये आप लोगों को पता है जिस हालात चल रहे हैं वर्ल्ड वाइज, उसमें प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं। महंगाई बढ़ भी रही है, ये भी कोई दो राय नहीं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि जब इस तरह की चीजें जब इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं तो कहीं न कहीं असर पड़ता है। ये हमारे यहाँ पे नहीं, आप तो ओवरऑल तो महंगाई तो सब जगह ही है ना सर। चुनावों से पहले किसी तरह का कोई युद्ध नहीं हो रहा था। मैं बार बार कहता हूं इस बात को, चुनावों से पहले अच्छे से मुझे याद है किसी तरह का कोई युद्ध किसी के बीच में नहीं हो रहा था सर। युद्ध का बहाना लेकर लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं और युद्ध को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप। इससे पहले भी मुझे अच्छे से याद है 20 से 25 दिन तक लगातार आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, सीएनजी पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई सर। उस वक्त तो कोई युद्ध नहीं था। अब मान लेते चलो युद्ध चल रहा है, लेकिन उस वक्त तो युद्ध नहीं था, तब भी आप दाम बढ़ा रहे थे, तब आप कह रहे थे देश में ये दाम बढ़ा रहे हैं। देखिए मैं मानता हूँ महंगाई बढ़ी है, पर आप इस चीज को भी नहीं निकाल सकते कि महंगाई बढ़ने के कुछ रीजन भी है साथ साथ में। क्योंकि पहले नियंत्रण गवर्नमेंट के हाथ में होता था, आजकल कंपनियां हैं, कंपनियों को अपना लॉस प्रॉफिट निकालना सर। चुनाव के समय किसके हाथ था मुझे आप बताइए। चुनाव जितने दिन भी ये चुनाव हुए हैं सर, पिछले 5-6 महीने का रिकॉर्ड देख लीजिए, मुझे अच्छे से याद है 4 नवंबर के बाद दाम नहीं बढ़े थे सर, लेकिन जैसे चुनाव संपन्न हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद दाम बढ़ना शुरू हो गए। आप मुझे ये बताइए कि जब चुनाव का समय था तब सरकार के हाथ में थे, लेकिन चुनाव खत्म हो गया तो पेट्रोलियम कंपनियों के हाथ में है। किसने कहा सर? आप ही कह रहे हैं सर, ऐसे सरकार के हाथ में नहीं है। लेकिन जब चुनाव के समय दाम नहीं बढ़ते हैं तो सरकार के हाथ में होता है। आप में चुनाव से मत लगाइए नहीं इस चीज को, चुनाव से क्यों नहीं जोड़ेंगे? सारी चीज मानता हूं भाई, मुझे ये बताइए, चुनाव के समय आपने दाम कम किए, बढ़ाए नहीं। चुनाव के समय आपने एक्साइज ड्यूटी को कम किया, राज्य सरकार ने वैट को कम किया, लेकिन जैसे चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद लगातार आप बढ़ाते गए ना दाम, तो मैं कैसे ना मानूं? चुनावों से क्यों ना जोड़ूं? आप जोड़ रहे हो ना, आप पहले भी जोड़ रहे थे। अब देखिए बीजेपी ये करेगी, वो करेगी, तेल के रेट के डाउन करेगी, ये अभी राज्यों में चुनाव है, तब तो ऐसा नहीं किया था सरकार ने। तब कौन से रेट डाउन किए थे बताइए मुझे एक बार। सरकार ने जब चुनाव हुए 5 राज्यों में, उससे पहले रेट डाउन किए थे क्या? कब किए थे? क्यों? मतलब पर मैं आप उस चीज को नहीं करा, महंगाई बढ़ी तो आपको याद नहीं है, आप भूल रहे हैं। चुनाव से मत जोड़िए इसको। चुनाव से पहले चुनाव के लिए कुछ नहीं करती। चुनाव से पहले दाम कम किए गए थे केंद्र सरकार की ओर से। मैं बता रहा हूं ना आपको, केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया, राज्य सरकार की ओर से वैट घटाया गया, लोगों को राहत मिली थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार अब दामों का बढ़ा रहे हैं, जो राहत आपने दी थी बराबर कर लिए। तब राजस्थान में हटाए चुनाव, राजस्थान वाला सरकार ने किया था, सबने किया था। बताइए मुझे एक बार है। आप इस चीज को, मैं अमित जी एक चीज से शिकायत मेरी कि आप हर चीज को ना, या तो आप विपक्ष जोड़ता है या आप जोड़ते हो। आप कैसे जोड़ सकते हो? भाई तो देखिए, मेरे सवाल का जवाब आप दे रही हैं। चलिए मैं लौट रहा हूं, डीपी कौशिक जी मैं आ रहा हूं आपके पास। वेणु अग्रवाल जी, भाई देखिए ये बात तो सही है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगातार तेल के जो दाम है, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार ये कह रही है कि भाई मजबूरी है तेल कंपनियों की, अगर तेल कंपनियां दाम बढ़ा रही हैं। हालांकि ये बात अलग है कि अगर हाल फिलहाल की बात करें तो दाम कम हुए हैं, लेकिन सरकार ने दाम नहीं घटाए, या तेल कंपनियों ने दाम नहीं घटाए, क्योंकि सरकार तो कह रही है हमारे वश में नहीं है। वो तो तेल कंपनियों के ऊपर है कि वो कम करेंगे या बढ़ाएंगी।
जी 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 सबसे पहले तो ना मैं कौशिक जी को आज बधाई देना चाहूंगी कि पहली बार बीजेपी का कोई प्रवक्ता आज सामने से मान रहा है कि हाँ महंगाई बढ़ी है, वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अदरवाइज जो भी प्रवक्ता इनके आते हैं वो कोई भी उलूल जुलूल रीजन देकर मानते ही नहीं है कि महंगाई बढ़ी है और जनता पर बोझ बढ़ा है। तो कौशिक जी आपके ये बड़प्पन है और बहुत अच्छी बात है कि सच्चाई का सामना करना चाहिए। और देखिए अभी जो आप पूछ रहे हैं कि आज इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बहुत कम थी उस वक्त भी हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही थी। आप उसका भी फिर मुझे रीजन दे दीजिए कि उस वक्त क्या रीजन था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत बढ़ रही थी। आप आज कह रहे हैं कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। अगर सरकार के हाथ में ही कुछ नहीं है तो ऐसी सरकार का क्या फायदा है इस देश को कि उसके हाथ में कुछ नहीं है और जनता आज बिलख रही है, रो रही है, मर रही है। आपको मैं ये भी बता दूंगी कि अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रहेगी महंगाई तो एक दिन कम पड़ने लगेगी ईमानदारी की कमाई। जो आज हाल हमारे देश में हो रहा है, आप अगर आप मुझे कहें कि मैं आंकड़ा बता दूं कि आप की कीमत पहले क्या थी और आज आपका कमल का बटन दबाने के बाद लोगों को क्या कीमतें मिली तो आप हैरान हो जाएंगे। आप बताइए जो ड्राइविंग लाइसेंस कभी 250 रुपए में बना करता था आज 5500 रुपया उसका लग रहा है, शायद उससे भी ज्यादा हो। आप बताइए जो स्टील की कीमत 3600 होती थी आज वो 6500 मुझे बताइए बाजार के हवाले किसने किया भाई? तेल को बाजार के हवाले किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। साल 2010 में पेट्रोल को सबसे पहले आपने किया, उसके बाद इनकी सरकार आई। 2014 में जब इनकी सरकार आई बीजेपी की तो उन्होंने डीजल को भी कर दिया और पेट्रोल डीजल दोनों बाजार के हवाले हो गए। सरकार का उसमें रोल खत्म कर दिया। लेकिन शुरुआत करने वाला कौन था? शुरुआत तो आपने की, शुरुआत आपने की ना अग्रवाल जी। देखिए आप हमें वही ला दीजिए, आप वही अच्छे दिन ला दीजिए हमारे कि पेट्रोल उस वक्त 63 रुपए हुआ करता था, आज 100 के पार पेट्रोल हो गया है। जो कभी पहले कभी गानों में या मजाक में कहा करते थे कि कभी पेट्रोल 100 के पार हो जाएगा और आज सच्चाई में उन्होंने करके दिखला दिया। आप ये बताइए सरसों का तेल जो 70 रुपए आज, और इस बार बहुत अच्छी सरसों की फसल की उत्पादन हुई है, उसके बावजूद सरकार का कोई कंट्रोल। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि सरकार का कोई चेक नहीं है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। आप और एक बात एक बात ध्यान से सुनिएगा कि जो आज स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में आप फीस का हाल देख रहे हैं कि आज जो कोरोना टाइम में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ वो तो अलग, बच्चे स्कूल नहीं गए वो अलग, स्कूलों पर कोई खर्चा नहीं पड़ा वो अलग, सैलरीज उन्होंने टीचर्स की काटी वो अलग। उसके बावजूद प्राइवेट स्कूल्स में जो फीस पर मंथ 2200 होती थी, स्कूल्स उसको 3500 रुपए पर मंथ तक कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। अरे प्राइवेट है तो क्या है? हमारे जी मुझे अच्छे से याद है निजी स्कूल मनमानी आपके समय पर भी करते थे। निजी स्कूलों की मनमानी पहले से चलती आ रही है, ना तो बीजेपी का इस पर कंट्रोल है ना ही कांग्रेस का है। खैर मैं लौट रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास ओंकार सिंह जी, मैं आ रहा हूँ डीपी कौशिक जी, आ रहा हूँ डीपी कौशिक जी, मैं आ रहा हूँ। ओंकार सिंह जी का एक बार भी नंबर नहीं आया, एक सवाल भी उनसे मैं नहीं कर पाया हूँ। मैं लौट रहा हूँ आपके पास सर, आप ही के पास आ रहा हूँ, जवाब आप ही को देना है। ओंकार सिंह जी आपने सुना, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आपने सुना। भाई सरकार तो साफ तौर पर कह रही है कि हमारे वश में ही नहीं, हमारे हाथ में थोड़ी है। पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं है, ये तो बाजार के हवाले। भाई तेल कंपनियां अपने हिसाब से कीमतों को तय करती हैं, सरकार का रोल कहां है इसमें? अमित जी सबसे पहले तो मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ और मैं इसके ऊपर पूरा आपका समर्थन करता हूँ कि जब तक चुनाव हुए तब तक तेल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, ना गैस के दाम बढ़े, तो फिर सरकार के हाथ में कैसे नहीं है? अगर उस टाइम सरकार ने नियंत्रण किया तो अब नियंत्रण क्यों नहीं? मैं बताना चाहता हूँ महंगाई दो तरह की वस्तु में होती है। एक वो वस्तुएं जो डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ी हुई हैं, तेल पेट्रोल उसमें आता है, लेकिन सरकार इसके ऊपर नियंत्रण क्यों नहीं करती? इसका उपाय क्यों नहीं करती? आप तेल और पेट्रोल को, डीजल को क्यों नहीं जीएसटी के नियंत्रण में लेके आते? और जब महंगाई बढ़ रही है, देखो दो चीजें होती है, एक महंगाई बढ़ना, वस्तुओं के दाम बढ़ना, दूसरा व्यक्ति की आमदनी बढ़ना। अगर महंगाई के साथ साथ व्यक्ति की आमदन भी बढ़ती है तो उसको महंगाई का इतना अफसोस नहीं होता। आज मेरी आमदन 10,000 रुपए महीने की है, मेरी आमदन 20,000 हो जाती है, वस्तुओं के दाम थोड़े बढ़ जाते हैं, मेरे को कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन अफसोस कोरोना काल में हमारी आमदन 0 पे पहुंच गई, माइनस में चली गई, है ही नहीं हमारी आमदन। और ये सरकार ऐसी निकम्मी सरकार जनता के सामने पेश हुई, इसने किसी वस्तु पर कंट्रोल नहीं किया। ये कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान ये जरूरी वस्तुएं हैं। और मैं बताना चाहता हूं इन्होंने कफन पर भी 5% टैक्स लगा दिया।
सिंपल कपड़े पर, मतलब कफन का कपड़ा भी कोई खरीदेगा 5% जीएसटी है उसके ऊपर। और आज मैं बताना चाहता हूँ, सरिया 80 रुपए क्विंटल, 80 रुपए किलो बिक रहा है। पहले यही सरिया 35-36 रुपए था। मेरी बहन कह रही थी 65 रुपए नहीं है, 80 रुपए सरिया हो रहा है। 425 रुपए सीमेंट हो गया। ईंट का रेट 6500 रुपए से 7000 हो गया। कैसे मकान बनाएगा? और आज मैं मोदी जी की स्टेटमेंट सुन के मैं पढ़ के हंस रहा था। मोदी जी कहते हैं हमने गरीब व्यक्तियों के लिए 2.5 करोड़ मकान बना दिए। ये बातें तो ऐसी करोड़ों की करते हैं जैसे इन्होंने कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, और वो पैकेज कहां हवाई हो गया, किसी को नहीं पता लगा। अब 2.5 लाख करोड़ मकान इन्होंने गरीबों के लिए बनाए। अमित जी जरा सोच के देखो, 2.5 लाख मकान कैसे बनाए होंगे इन बेचारों ने। बहुत मुश्किल है। ये महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना ही नहीं चाहते। ये कहते हैं हमारे नियंत्रण में नहीं है। ओंकार सिंह जी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी ना भाई, हमारा देश तेल को तो आयात करता है, तेल को आयात करता है, विदेशों से हम तेल मंगाते हैं। काफी 70% तक हम उनके ऊपर निर्भर हैं। विदेशों से तेल जो है वो आयातित होता है हमारे यहाँ पर। तो अगर रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है पिछले 34-35 दिन से, तो उसका असर यहाँ पर पड़ेगा सर। अमित जी, मैं उसका असर तो पड़ रहा है। अगर सरकार ये दावा कर रही है या सरकार ये इसकी बड़ी वजह बता रही है, तो काफी हद तक तो सच्चाई है इसमें। अमित जी, मैं बताना चाहता हूं, तेल और डीजल के दाम इतने रूस और यूक्रेन के युद्ध से प्रभावित नहीं है जितना इसके ऊपर जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी और स्टेट्स का टैक्स लग रहा है। इसको जीएसटी के दायरे में लाने को सरकार को क्या इतराज है? अगर इसको जीएसटी के दायरे में लाके 18% की स्लैब में ले आया जाए तो क्यों नहीं पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे? ये सरकार चाहती नहीं है, ये जनता को लूट कर भिखारी बनाना चाहती है। और मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन महीने का दे रहे हैं। इसका मतलब 80 करोड़ तो इन्होंने बेलो पॉवर्टी लाइन शो कर दी है। अगर ये सरकार चालू रही तो 135 करोड़ है हमारी जनसंख्या। ये 135 करोड़ को ही 5 किलो अनाज पे निपटाएंगे। और जहां तक तेल और डीजल की बात है, ये अगर सरकार चाहे इसको जीएसटी के दायरे में ले आए। और एक उपाय और डीपी कौशिक जी, जीएसटी के दायरे में लाने की बात लगातार बढ़ रही है, लगातार मांग की जा रही है। तमाम विपक्षी दल इससे पहले भी इस बात की मांग कर चुके हैं कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। लेकिन आपकी ओर से यह कहा जाता है कि जब भी बैठक होती है, तमाम राज्यों के जब वित्त मंत्री पहुंचते हैं इस बैठक में, तो बहुत सारे राज्य हाथ खड़ा कर देते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहिए। देखिए अमित जी, जवाब देता हूं पहले रेणु जी का। रेणु जी कह रही थी सरसों का तेल इतना महंगा हो गया, वो इतना महंगा है। रेणु जी के टाइम पे पहले तो आप देखिए, इनके टाइम पे बाजरा मेरे ख्याल में 600 रुपए बिकता था। अब की अगर बाजरा आपने देखा होगा 2200-2400 रुपए बाजरा बिका। सरसों इनके टाइम पे मुझे लगता है 1819 से ज्यादा सरसों एक किसान का बेटा हो 1800 रुपए से ऊपर सरसों नहीं गई। अब भी सरसों 4000-4200 से ऊपर सरसों बिकी है, ऐसे आपने देखा होगा है। और जब ओमकार जी की बात करूं तो इनके टाइम में चोटला साहब ने जितने टैक्स जनता के ऊपर ठोक के देना, तो ये शायद भूल गए, क्योंकि अब इनका कोई विधायक तो है नहीं, माननीय चोटला जी के अलावा इनको सरकार का बयान ही नहीं, तो भी बैठ कर प्रवचन नहीं देंगे। दूसरी बात बताऊं, इनके राज की बात कर रहा हूँ। इनके राज में 2-2 लाख रुपए में किला, गुड़गांव जैसे शहर में ये 2-2 लाख रुपए किले इनके टाइम का रेट था। आज 20 करोड़ रुपए गुड़गांव में किला है। तो क्या आप महंगाई आप ये भी देखते जाइए, कहने को यहाँ बैठे थे कुछ भी बोल रहे हैं ओमकार जी, लॉजिक नहीं इनके पास है बोलने का। दूसरी बात बताऊं, देखिए मैंने एक चीज कही है, सरकार गंभीर है। सरकार अभी 80 करोड़ की बात करे, मैं कहता हूँ जितनी गरीबों के पास, तो इनके सरकार ने गरीबों को पता ही नहीं कि गरीबों की परिभाषा क्या है। इनके राज में क्या होता था, बैठ के जाके यहाँ भी ये मेरा हिमाती है, इसको बीपीएल कार्ड बना दो, इसको फ्लैट दे दो, इसको ये कर दो। ये इनकी गरीबों की परिभाषा थी। जो इनके, मैं कहता हूँ इनके राज के, मैं बताऊं, मैं रेणु जी के राज की बात बता दूंगा। एक जो 5-5 लाख 7-7 लाख जिसकी इनकम है, वो बंदा बीपीएल का बीपीएल होल्डर है, बीपीएल कार्ड होल्डर। आप सोचिए इनके क्या इन्होंने करिश्मा किए थे। आज इस बीजेपी सरकार के अंदर मैं कहता हूँ हर गरीब की हम हक में अनाज देते हैं। अगर हमारी महंगाई बढ़ी तो हम उस गरीब का भी भला है हमारे पास में, हम उस गरीब के लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री की सोच है इस हिंदुस्तान का गरीब, जैसे इनके राज में भूखा सोता था, हमने ये एक बात खत्म की कि हर आदमी के पास मकान हो, हर आदमी की रोजी रोटी हो। वो माननीय प्रधानमंत्री की सोच है और इस सोच पे ही काम कर रहे हैं हम लोग।
ठीक है, उतार चढ़ाव आ रहा है, महंगाई अभी अगर बढ़ी है तो कम भी होगी, इसका ये नहीं कि परमानेंट कब होगी, ये सवाल है ना। पर ये सरकार भाई इंतजार कर रहे हैं लोग, लगातार इंतजार कर रहे हैं। जो राहत आपने दी थी लोगों को चुनाव के समय में, वो तो आपने बराबर कर लिया और बल्कि उससे ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। और ये जानकार तो ये भी कह रहे हैं डीपी कौशिक जी कि आने वाले समय में ये दाम लगातार बढ़ेंगे, कम नहीं होने वाले। कम से कम 20 से 25 रुपए बढ़ेंगे अभी पेट्रोल डीजल पर, अभी तो सिर्फ 5 रुपए 60 पैसे बढ़े। आप शायद आप तो न्यूज हमेशा देखते रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की हमारी बातें चली हुई, रशिया ने हमारे को जो ऑफर किया, सरकार आपको क्या लगता है कि गंभीर नहीं इन चीजों के ऊपर? लेकिन सरकार को बहुत सारी चीजें देखनी होती है जी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्टेट सरकार है, जैसे मान लो अभी हुड्डा जी की सरकार थी, स्टेट की सरकार होगी, अब ओमकार जी की इनकी घर की सरकार थी, तो हम लोग वहां, हमारी सोच वो नहीं है। हमारी सोच है नेशनल लेवल पर हमारा भारतवासी, हर एक भारत का इंसान अपनी रोजी रोटी खाए, कमाए और ढंग से काम करे। ठीक है, इसके लिए देखो इंतजार माननीय प्रधानमंत्री की सोच का करना पड़ेगा। आज बाबा रामदेव को मैं सुन रहा था, डीपी कौशिक जी, वो बाबा रामदेव जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो कहते थे कि भाई बीजेपी को आप वोट दीजिए, आपको 30 से 35 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिलेगा देश के अंदर। आज वो बयान दे रहे हैं, आज वो कह रहे हैं कि भाई अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो वो देश हित में बढ़ रहे हैं, देश का विकास उससे हो रहा है। मतलब क्या माना जाए, पहले देश का विकास नहीं होता था। मतलब 2014 से पहले महंगाई देश के अंदर मुद्दा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि 2022 में या उसके पहले अब देश में महंगाई का मुद्दा ही नहीं रहा। क्या ये माना जाए? देखिए अमित जी एक बात हो, 2014 से पहले एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा, जो 100 रुपए वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट से निकलते थे, वहां जहां तक कंज्यूमर है वहां तक पहुंचते वो मुश्किल से 20 रुपए रह जाता था। सारे जो बीच के दलाल थे सब उनके पास जाता था। ठीक है, वो देश के विकास में नहीं लगता था। वो जो हमारी पहली पार्टियां बैठी है, ओमकार जी जैसे बैठे हैं, चौटाला साहब बैठे हैं, और हमारी कांग्रेस पार्टी के बड़े धड़ल्ले से इंसान जिन्होंने घोटाले पे घोटाले डाले हैं, तो वो पैसे वहां गया है। आज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे बात करूं या स्टेट की बात करूं, मुझे बताइए कहां भ्रष्टाचार है? जो 100 रुपए जाता है वो सीधे उसके कंज्यूमर के अकाउंट में जाता है। महंगाई का मतलब ये नहीं होता कि इन जैसे इन लोगों की सरकारों ने किया, हम लोग वो नहीं करते। हमारा ध्येय ये कि जिस चीज को जहां जिस चीज के पैसा लोकेटेड किया वो पैसा उसकी जेब में जाए, उसके पास जाए, बीच के दलालों का काम किए, जो पैसा वाकई में जो पैसा रेवेन्यू के वो देश हित में अग्रवाल जी, भाई सरकार तो ये कह रही है कि देश में विकास हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है देश का, राज्य का, और इसीलिए महंगाई लगातार बढ़ रही है। और इसीलिए अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो वो देश हित में। विकास केवल इनके उद्योगपति मित्रों का हो रहा है, इनके अरबपति मित्रों का हो रहा है, जो देश का पैसा लेकर बाहर भाग रहे हैं। उनके लिए पूरा ऋण माफी है इनके लिए, लेकिन जो हमारा गरीब किसान है जो मर रहा है, जिसने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया और इन्होंने झूठ बोलकर उसको घर वापस भेजा, और एमएसपी की बात उसके बाद कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं करते। तो ये लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, इनका तो काम है झूठ बोलना। और बताऊं मैं, आप मुझसे आज बताइए, आप वो बातें कहाँ गई जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सब कुछ बेच डाला उन्होंने। वो कहते थे मैं 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन वापस ला दूंगा। लाइए आप वो काला धन, कहाँ है काला धन? आप बांटिए ना लोगों में। वो कौन सा खाता, कौन से चलो 15 लाख की बात हम भूल गए, हम छोड़ देते हैं वो जो जुमले थे, जो जुमले आपने दिए थे। आप बात करते थे, आप ही के पीएम साहब कहते थे कि जब देश का रुपया गिरता है उस देश के पीएम की इज्जत गिर जाती है। आप बताइए आज कहाँ रेट है डॉलर का और कहाँ रेट है आज हमारे रुपए का? आप बात करते थे हम सबको शिक्षा, सबको रोजगार देंगे, आप बात करते थे हम किसान की आय दोगुनी करेंगे। आप किस तरह, क्या आपके पास क्या रोड मैप है, क्या मास्टर प्लान है इस सबको करने का? या आप बात करते थे कि हवाई चप्पल वाले को हम हवाई जहाज की यात्रा करा देंगे। केवल बातें, जनता को बरगलाना, उनको बेवकूफ बनाना, और इस तरह की बातें आप करते करते आपने दोबारा से सत्ता को हथिया लिया, उस पर कब्जा कर लिया। आप जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, लेकिन कब तक? आप बताइए, आप हर साल बात कर रहे हैं हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, जितने थे आपने तो वो भी छीन लिए। आज हमारा युवा कैसे बेरोजगार दर दर भटक रहा है, क्या करें वो माँ बाप जो पढ़ाई कराते हैं, ये बात अगर कांग्रेस को समझ आ रही है, ये बात वेणु अग्रवाल जी, ये बात अगर कांग्रेस पार्टी को समझ आ रही है तो जनता इसको क्यों नहीं समझ पा रही है? भाई आज भी, हाँ मैं यही जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये बात अगर कांग्रेस पार्टी को समझ आ रही है तो जनता को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? जनता फिर भी बीजेपी को सपोर्ट क्यों कर रही है? क्यों बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है? इतनी सारी बातें आपने गिना दी, इतनी सारी खामियां आपने बता दी,
उसके बावजूद भी बीजेपी जीत रही है। फिर भी आप लोगों को ये बता नहीं पा रहे हैं ठीक से कि भाई लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, जो भी आरोप आप लगा रही हैं। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया वो पूरा नहीं हुआ, उसके बावजूद भी बीजेपी चुनाव जीत रही है। अमित जी सुनिए जी, हम ये कमी मानते हैं कि हम इतनी जोर से झूठ नहीं बोल पाते, जितनी जोर से ये लोग झूठ बोलकर जनता को बेवकूफ बना देते हैं, बरगला देते हैं, हम नहीं बोल पाते। हम सच्चाई की, हमें जरूर देर से मिलेगी सत्ता, लेकिन आप देखिएगा कि सच कभी नहीं हारता। सच थोड़े दिन के लिए जरूर हारता है, क्योंकि आज लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा होता है। जो आप मुझसे सवाल पूछा कि जनता क्यों नहीं समझ रही, क्योंकि हम झूठ को उतनी जोर से नहीं बोल पाते जितनी जोर से ये लोग बोल लेते हैं। सबसे बड़ा जवाब तो ये है। दूसरा आपके चैनल के माध्यम से मैं इन्वाइट, यानी आप मान रही हैं कि कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करने की बजाय, या कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनकी बातों पर भरोसा करने की बजाय बीजेपी के नेताओं पर ज्यादा यकीन कर रही है जनता, आप ये कह रही है क्या? झूठ पर, बातों पर नहीं, उनके झूठ पर बिल्कुल मैं कह रही हूँ, बरगला रहे हैं, वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। इस बात को तो हम खुलेआम कहते हैं, और वो कामयाब हुए इसमें। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और अनाउंसमेंट यहाँ करना चाहूंगी कि अब पूरे हरियाणा में कि अब ये पूरा हफ्ता जो महंगाई हटाओ, महंगाई मुक्त भारत का अभियान शुरू हो रहा है, तो कल हमारे अंबाला में, जहाँ से इस वक्त मैं बैठ रही हूँ, हमारी प्रदेश की जो अध्यक्षा हैं बहन कुमारी शैलजा जी, वो आ रही हैं। और अगर आपके अंदर भी थोड़ी सी देशभक्ति है, आपके अंदर थोड़ा सा भी जनहित की भावना है, आप आइए उस धरने में, आप बैठिए, आप दीजिए हमारा साथ। आप ठीक है, आपकी सरकार रहेगी, लेकिन आप हमारे साथ आकर अपनी सरकार के प्रति आवाज तो उठाएं कि आज महंगाई कहाँ है, आज जनता का क्या हाल है, जनता का क्या है। जनता का केवल यही है कि उन्होंने, ठीक है डीपी कौशिक जी, आ रहा हूं मैं। ओंकार सिंह जी बोलिए। अमित जी, आपने अभी पूछा कि महंगाई बढ़ती जा रही है फिर भी बीजेपी क्यों जीत रही है, इसका जवाब मेरी बहन नहीं दे पाई, लेकिन मैं बताता हूँ इसका जवाब क्या है। आज इन्होंने समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांट कर रख दिया है। आज जब कभी चुनाव आता है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा मुख्य बना देते हैं। ये जाति पाति और धर्म और मस्जिद के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर जनता को बांट कर रख दिया है। आज हमारे में जो भाईचारक सांझ पहले थी, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज परिस्थितियां देश के हित में नहीं है। वो भाईचारक सांझ, जब हम सारे मिलकर एक दूसरे के साथ प्यार से बातें करते थे, वो आज इन्होंने लोगों के दिलों में एक बांट कर रखा है। आज का मुद्दा बहुत गंभीर है मेरे भाई डीपी कौशिक जी। महंगाई का मुद्दा, आज आम व्यक्ति की प्लेट में से रोटी और दाल गायब हो रही है। आप सिर्फ इस बात से नहीं बच सकते कि हाँ महंगाई बढ़ रही है, आपको उसका रीजन एनालाइज करना पड़ेगा कि क्यों महंगाई बढ़ रही है। कुछ रीजन तो ऐसे हैं जो विदेशों से संबंधित हैं। तेल और डीजल में मानता हूं, लेकिन इसके अलावा सब्जियों के दाम, कोयले के दाम डबल हो गए हैं। कागज के दाम 20-21 रुपए किलो था, 45 रुपए किलो हो गया। हर एक चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और अमित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से आप ये डिबेट चला रहे हो, आप मेरे भाई डीपी कौशिक के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो, मेरे को लगता है आपको भी ये जल्दी देशद्रोही का खिताब देने वाले हैं। आप जनता के हित में आवाज उठा रहे हो, आपको इसके लिए नमन करता हूं मैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, पहले किसी जमानों में इनको महंगाई डायन लगती थी। सर्टिफिकेट तो कोई भी देता, आप भी देते हैं हमें कभी-कभी। ओंकार सिंह जी, कभी-कभी सर्टिफिकेट तो आप भी दे देते हैं हमें। आज इनको लुगाई लगती है, आज इनको महंगाई जो है मिठाई लगती है। ये कहाँ गए आधे नंगे होने वाले लोग? मैं अंबाला छावनी से आता हूँ, यहाँ के अनिल विजय, वो भी आधे नंगे हुए थे, आज वो आधे नंगे होने वाले कहाँ हैं? समय आ लेने दीजिए, हरियाणा में आपको जनता पूरा नंगा करने वाली है। सर मैं कल भी पूछ रहा था, मैं परसों भी पूछ रहा था, मैं लगातार पूछता हूँ। ओंकार सिंह जी, आपकी पार्टी ने महंगाई को लेकर, ओंकार सिंह जी आपकी पार्टी ने महंगाई को लेकर कितनी बार सड़क पर प्रदर्शन किया है? कितनी बार आपकी पार्टी महंगाई को लेकर सड़क पर उतरी है? मुझे आप बताइए। हर एक मुद्दे में रोज सड़क पर होता हूँ, आप बताइए। आज भी जो स्कूल के पेरेंट्स फीस वृद्धि के खिलाफ और वार्षिक शुल्क के खिलाफ सड़क पर बैठे थे, मैं भी उसी सड़क पे उनके साथ बैठा हुआ था। इनेलो प्रत्येक जनहित के मुद्दे में हमेशा जनता का साथ रखती है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, 2014 में जनता ने बीजेपी को इसलिए चुना कि कांग्रेस नकारा हो गई थी, कांग्रेस में बहुत सी कमियां आ गई थी। आज जनता इस बात को पछता रही है कि ये तो उनसे भी नकारा निकले। ये आधे नंगे लोग आज कहाँ हैं? जनता इनको ढूंढ रही है। जो प्लेट गले में डालकर ढोलक बजाती होती थी उस टाइम, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके चलती थी, वो आज कहाँ है? कहीं जनता को नजर नहीं आ रही। इनकी तो पेपरों में ऐड देनी पड़ेगी। डीपी कौशिक जी,
बोलिए। अमित जी, पहले तो मैं रेणु जी की बात का जवाब दूंगी। रेणु जी कह रही थी कल अम्बाला में इनके सारे जो इनके कुमारी शैलजा जी जा रही है, हम आएंगे। रेणु जी बिल्कुल आएंगे। आप, मैं चाहता हूँ कि आपकी सारा ही कांग्रेस पार्टी वहीं इकट्ठी हो जाए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जरूर आऊंगा वहां पे, और जो जिसकी नेता वो कहोगे आप, मैं उस नेता को लेकर आऊंगा। आप जरूर अपने सारे साथियों को इकट्ठा करके वहां कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा कीजिए। मेरा वादा आपसे, जिस भी नेता को कहेंगे आप, मैं जरूर लेकर आऊंगा उनको। अब ओमकार जी आपकी बात पे आता हूँ। ओमकार जी, अगर आपको इतना प्रदेश की इतना चिंता, महंगाई की इतना चिंता है, तो आप और जो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन लोगों ने इतना घोटाला किया था, जो आप पर इतने मुकदमे चले आए से अधिक संपत्ति के, सारा पैसा हरियाणा का पैसा डाल दो। मैं कहता हूँ देख, फिर आप लोगों को वोट देगी जनता। आप जनता को ये कह रहे हैं ना कि जनता इनकी झूठ के बहकावे में आ जाती है, आप जनता को बिल्कुल समझ रहे हो क्या? ये बताइए मुझे एक बात। रेणु जी, आप सोचिए, इस जनता का आपकी मतलब 130 करोड़ जनता की आप वो मतलब उनकी काबिलियत पर शक कर रहे हो कि वो जनता बेवकूफ है, हमारी झूठ के बहकावे में आ जाती है। इंसान कोई बहकावे में नहीं आता, सबको सब पता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली का सबको पता है। अगर ये काम आप लोगों ने किया होता तो शायद मैं कहता हूँ हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता। देखिए डीपी कौशिक जी, आपको वोट इसलिए नहीं दिया ना लोगों ने कि आप लगातार महंगाई बढ़ाते चला जाए। भाई आपको वोट इसलिए नहीं दिया ना कि आप लगातार महंगाई बढ़ाते चले जाए। देखिए भाई, पिछले 9 दिन से लगातार 8 दिन तक दाम बढ़े हैं। देखिए, हर चीज के दाम आप बढ़ाते जा रहे हैं। आप देखिए, एक चीज से आने वाले समय में टोल टैक्स भी बढ़ने वाला है। जी, आप एक बात बोलते हो कि अगर डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ेगी तो सारी चीजों में महंगाई बढ़ेगी। अब हर चीज को मत काउंट करो ना, ये तो कॉमन सी बात है। रेट अगर डीजल और पेट्रोल को बढ़ेगी तो कॉमन सारी चीजों में महंगाई बढ़ेगी। उस पे कंट्रोल, उस पे नियंत्रण करना, मैं कहता हूँ हम लोग ऐसे नहीं खाली बैठे हुए, पर जिस हिसाब से अभी ये जो ऐसा मामला चल रहा है, इसको नीचे आने दीजिए, इसको कुछ स्टॉप होने दीजिए। जो रेट जहाँ है वहां आ जाएंगे, ये भी आपसे वादा है। पर महंगाई एक उतार चढ़ाव आता रहता है, ये नियमित एक प्रक्रिया से आप समझ ली इस चीज को, ये आता ही आता है। ये नहीं कि सरकार आ गई तो इसमें कि बीजेपी ने ऐसा कुछ कर दिया। बीजेपी ने जो किया देश हित में किया, और देश हित में ही जितनी महंगाई बढ़ी भी है, जो जितना थोड़ा बहुत अगर काम हो रहा तो वो देश हित में ही हो रहा है। इसमें पहले की तरह घोटाले नहीं हो रहे जो इन लोगों ने अपनी, यानी कांग्रेस के समय में, डीपी कौशिक जी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में अगर महंगाई बढ़ रही थी तो वो देश हित में नहीं थी, लेकिन अगर आपके समय में महंगाई बढ़ रही है तो वो देश हित में। वो घोटाला करते थे, मैंने बताया ना, एग्जाम्पल दिया ना अमित जी। वो पैसा इनकी जेब में जाता था, लेकिन आज नहीं जाता। आज वो पैसा सारा हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर पर लग रहा है। आप आज का हिंदुस्तान देख लिए और आपके 7 साल पहले का हिंदुस्तान देखिए। ठीक है, आज रोड पे अग्रवाल जी, डीपी कौशिक जी का ये कहना है, डीपी कौशिक जी का ये कहना है कि आप महंगाई बढ़ाते थे। आपके समय में अगर महंगाई बढ़ती थी तो जो महंगाई आप बढ़ाते थे वो देश हित में नहीं थी, लेकिन अब महंगाई बढ़ रही है वो देश हित में। तो इनसे पूछिए कि आज जितनी भी सुविधाएं आज देश में इनके लिए है ना, वो कांग्रेस ही इनके लिए लेकर आई थी। खैर, अभी घोटाले की ये बात कर रहे थे, तो आप इनसे पूछिए कि कोरोना काल में इन्होंने उसको आपदा को अवसर बनाकर जो शराब घोटाला हरियाणा में हुआ था उसके ऊपर क्या जवाब है, जो रजिस्ट्री घोटाला हुआ उस पर क्या जवाब है, जो आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं और जो आए दिन भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, अटैची दो नौकरी लो, उन पर क्या जवाब है? ये तो हाल ही के घोटाले आपके गिनवा रहे हैं। आप किस तरह के घोटाले की आप बात कर रहे हैं? आप जनता को सीधा सीधा जवाब कभी नहीं देंगे। मैंने पहले बैठ के ही सबसे पहले ये बात कही थी कि आपका कोई भी नुमाइंदा आता है वो सीधी बात नहीं करता, वो कोई भी उलूल जुलूल कोई भी इल्जाम लगाकर और इस तरह की बात को उलझाने में आप बहुत माहिर हैं। इवेंट जीवी हैं, मौका परस्त हैं, मौका जीवी हैं। और जो जेजेपी आज जिसके भरोसे आप सरकार चला रहे हैं ना, जो इनेलो से टूटकर आज आपके बीच में आई है, जिसके भरोसे आप सरकार चला रहे हैं, और उन्हीं की आड़ में आज घोटाले ही घोटाले आज आपके पास हो रहे हैं, आपके पास क्या जवाब है? कौशिक जी, इधर उधर नजरें मत फेरिए, आप बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिए। आप इसे क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी आप सिर पकड़ कर बैठे होते, मैं समझ रही थी। बिल्कुल, आज जो मामला है बहुत पेचीदा है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, सरदर्द आपका भी हो रहा है और सरदर्द आम जनता का भी हो रहा है। आप महंगाई रोक नहीं पा रहे, जनता जी नहीं पा रही है। आप बताइए इसका इलाज क्या है? आपके पास इसके लिए क्या किस तरह के इंतजाम है कि हमारी आम जनता को रिलीफ मिले? आप बस इतनी बात हमसे कर दीजिए। ठीक है, ओकार सिंह जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, बोलिए आप, बोलिए। अमित जी, देखिए आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ आपस में
ऐसा करके इस मुद्दे पर समय बर्बाद करना उचित नहीं होगा। हमें सोचना पड़ेगा कि महंगाई कैसे कम हो, और महंगाई और आमदन ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक तो आप दूसरे के विपरीत इनेलो भी हैं। पार्टी सुझाव दे देना सरकार को, क्या दिक्कत है, बता दीजिए आप कैसे कम होगी महंगाई। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, सरकार दो तरह के उपाय करने चाहिए। पहले उपाय तो सरकार को करना चाहिए कि आम आदमी की आमदनी कैसे वृद्धि हो ताकि वो महंगाई पर मात पा सके। आमदनी वृद्धि का तो इनके पास कोई जुगाड़ नहीं है। ये आमदनी वृद्धि के बजाय आमदनी को कट करने के ऊपर लगे हुए हैं, नए नए टैक्सेस लगा रहे हैं। एग्रीकल्चर स्टाम्प ड्यूटी जो 3% होती थी उसको 5% कर दिया। ये खुद महंगाई वृद्धि में इसमें शासक बने हुए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, एक तो महंगाई वृद्धि को तभी रोका जा सकता है जब व्यक्ति की आमदन में वृद्धि की जाए। दूसरा, महंगाई के ऊपर नियंत्रण करके, नियंत्रण ये करना नहीं चाहते क्योंकि ये कहते हैं हम देश हित में महंगाई कर रहे हैं, आमदन वृद्धि की बजाय आमदन की कटौती कर रहे हैं। तो दोनों स्थितियों में अल्टीमेटली नुकसान जनता का हो रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता मेरी बात सुने, जब ये आधे नंगे होकर सड़कों पर जा रहे थे उस टाइम पेट्रोल का दाम 65 रुपए लीटर था। आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर से पार हो गया। तो वक्त तो ये है कि आप आधे नंगे की बजाय पूरे नंगे होकर सड़कों पे आओ, लेकिन आप अपनी बिलों में घुस गए हो। आप जनता को गुमराह करने में बहुत मशहूर हो चुके हो। आप कहते हो कि महंगाई देश के हित में है। 4 राफेल आपने खरीद लिए तो आप क्या सोचते हो देश आपने बना दिया? क्या आज से पहले साइंस सिटी नहीं बनी हुई थी? क्या जितनी हमारी प्रयोगशालाएं थी तो सारी आपने बनाई? आज जिन प्रयोगशालाओं में कोरोना का टीका डेवलप हुआ है वो प्रयोगशालाएं आपके आने से पहले की बनी हुई है। ये देश कांग्रेस के टाइम से। लेकिन ओंकार सिंह जी, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, ओंकार सिंह जी, मैंने ये आपसे पहले भी पूछा, मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ। भाई, विपक्ष को जनता की आवाज माना जाता है। विपक्ष के बारे में कहा जाता है कि विपक्ष अगर मजबूत होगा तो सरकार ज्यादा मनमानी नहीं कर पाएगी, और इसीलिए कहा जाता है कि विपक्ष जो होता है वो जनता की आवाज होता है। लेकिन क्या इनेलो पार्टी आज महंगाई के मुद्दे पर जनता की आवाज बनने की कोशिश कर रही है या कोशिश करेगी? ये भी तो हर कोई जानना चाहता है ना। कहना पड़ता है जी, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज कांग्रेस की 31 सीटें हैं, मुख्य भूमिका कांग्रेस की बनती है। तो कांग्रेस पार्टी ने तो की, भाई कांग्रेस पार्टी तो निभा रही है। ओंकार सिंह जी, कांग्रेस पार्टी तो निभाती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने अभी किया था प्रोटेस्ट, पूरे प्रदेश भर में प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया था। लेकिन इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता, क्या इनेलो पार्टी सड़कों पर उतरी है महंगाई के मुद्दे को लेकर? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। आज हमारा मात्र एक विधायक है, उसके बावजूद भी हम लगातार, सर कार्यकर्ता तो हैं आपके समर्थक होंगे भाई, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। आप ये कहते हैं कि आपका संगठन बहुत मजबूत है हरियाणा में, आप सरकार बनाने का दावा करते हैं। तो सर आप ये मत कहिए कि सिर्फ अगर आपका एक विधायक है तो आप विपक्ष की भूमिका में नहीं है या आप अपनी विपक्ष की जो जिम्मेदारी है उसको नहीं निभा पाएंगे। आप ये मत कहिए। विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रहे हैं, कांग्रेस अपनी भूमिका निभाने में फेल रही है। और मेरे को कहने में कोई अतिशक्ति नहीं, कांग्रेस के जो हुड्डा जी हैं इनका कहीं ना कहीं गठबंधन है खट्टर साहब के साथ। अगर ये गठबंधन ना होता तो राज्यसभा में बीजेपी का सदस्य कैसे चला जाता? कहीं ना कहीं इनके साथ गठबंधन है, मित्रता का गठबंधन है या कैसा गठबंधन है ये आप देखिए। लेकिन आज कांग्रेस स्पष्ट तौर पर 31 MLA होने के बावजूद हरियाणा में विपक्ष की भूमिका निभाने में टोटल फेल हुई है। और आप निभा रहे हैं। गलत है ओंकार जी, आप बताइए वेणु जी कितना गलत है कितना सही है? आप अम्बाला कैंट बिल्कुल उनका तरह से हम लोग निभा रहे हैं। अब आइए आप देखिए, आप वेणु जी अम्बाला कैंट की जनता से आपकी पर्सनली तारीफ करती हूँ, आप बिल्कुल मुद्दे उठाते हैं लेकिन पार्टी वाइज नहीं। आप बिल्कुल पर्सनली काम कर रहे हैं लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म पर आप लोग जीरो हैं। देखिए बात को मानने में, और बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आप मान रहे हैं कि हमारा मात्र एक विधायक है इसलिए हम लोग वो भूमिका नहीं निभा रहे। ठीक है, आपकी बात मान ली, लेकिन हमारे 31 विधायक है और शैलजा जी हमारी अध्यक्षा है। और कौन सा ऐसा काम है जहां आपको लगता है कि भूमिका नहीं निभ रही? मेरी बात में सच्चाई है, कांग्रेस के 31 विधायक है, उसके बावजूद 40 विधायक वाली पार्टी बीजेपी मनमानी कर रही है। ये कैसे संभव है? 31 विधायक वाली वो सत्ता में है, वो सत्ता में है कर रही हो और आप ही की पार्टी में से टूट कर आपने उनको स्ट्रॉन्ग बनाया। आप गलत लोगों को लेकर आए। अगर आपकी पार्टी की दो पार्ट होकर ना जाते तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं होती। सड़क से लेकर विधानसभा तक जनता के प्रत्येक मुद्दे को बखूबी उठाते हैं और हल्का प्रयास भी करते हैं। डीपी कौशिक जी बोलिए।
अमित जी बेचारे दोनों लड़ रहे हैं। मैं ही कहता हूँ 31 वाली तो 11 पे आ जाएगी, एक वाली 0 से बिल्कुल ही हाँ, खत्म हो जाएगी। मैं भी यही सोच रहा था डीपी कौशिक जी। भाई इनके पास एक मौका है, कम से कम कांग्रेस और इनेलो पार्टी महंगाई के मुद्दे पर सरकार के साथ मिलकर घेरेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है ये तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। यानी डीपी कौशिक जी, क्या ये माना जाए, डीपी कौशिक जी क्या ये माना जाए कि आप इनमें भी फूट डालने में कामयाब रहे? नहीं, मैं फूट नहीं डाल रहा। मैं तो खुशी इस बात की है कि इनको हमारे प्रदेश की चिंता है। इनको देश की चिंता की महंगाई बढ़ रही है, इसको कुछ कीजिए। ओमकार जी राय तो आप दीजिए सरकार को, हम जरूर मानेंगे। पर एक बात आप बोल रहे थे कि जनता को बहकाने में कामयाब हो जाते हैं। अरे मेरे भाई ये बताइए, आप लोग सच बोलते हो, सच तो सुनना चाहती है देश की जनता। आप सुनाइए ना, इसका मतलब आपके अंदर कमी है। मैं दोनों पार्टी को बोल रहा हूँ, आप लोगों के अंदर कमी है कि देश की जनता को सच नहीं बता पा रहे आप लोग, है ना? तो हमारी बात झूठी बातों में आ जाते हैं। ओमकार जी जनता को बिल्कुल मत समझो, अपने आप को अंदर ये झांक कर देखो कि आपके अंदर कहाँ कमी हुई है। आप क्यों 1 पे आ गए और क्यों 31 पे आ गए, आप ये बताइए मुझे। है जो 400 सांसदों की पार्टी होती थी, आपको याद दिखाऊंगा रेणु जी, 400 सांसदों की पार्टी होती थी, आज 40 पे रह गए। और मैं 40 से अगली बार कहता हूँ 4 पाएंगे। मेरी बात सुन लो, आज भी लिख लो, कान लिख के बता रहा हूं मैं आपको, 40 से 4 पाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोग सच्चाई के मूर्ति है, सच्चाई बहुत ज्यादा बोलते हो और सच हमारा देश सुनता नहीं आपके हिसाब से, ठीक है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ, आपकी अपनी कमियों के अंदर झांको, आप देश की जनता को बिल्कुल मत समझो। महंगाई मैं मानता हूँ, मेरे प्रधानमंत्री जी मानते हैं महंगाई बढ़ी है, पर एक टाइम में बताइए कि उस महंगाई के इलाज हम लोग कर रहे हैं हम। लेकिन हमारे देश की जनता को मैं एक वादा करता हूँ, किसी को मेरे प्रधानमंत्री जी, इस सरकार भूखा नहीं सोने देगी, आपको ये वादा है। और आप लोगों को इस देश की चिंता करने की शायद अब भाई वेणु अग्रवाल जी ये कहा जा रहा है कि हम पेट्रोल डीजल के मामले में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो सरकार इसका विकल्प भी तलाश रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की बात हो या ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ियों में। अब तो आपने देखा होगा, आज नितिन गडकरी जो हैं वो आज संसद पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। तो सरकार का ये कहना है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर अगर सरकार का कोई वश नहीं है, तो सरकार इसके लिए विकल्प पर भी काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। देखिए अमित जी, अच्छी बात है, हम जो भी बात करेंगे, मैं नहीं चाहूंगी कि कोई भी बात ऐसी हो जो जनता के हित में ना हो। आज जो सरकार बनी है, सरकार का काम है जनता के बारे में सोचना, और यदि इनको हमारे से कोई भी मदद चाहिए और उस मदद से जनता का भला होता है, तो हम आपका साथ देने को तैयार है। अगर इस तरह की आप लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं, आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल झूठ पर झूठ आप बोले जाए, जैसे वायदे पहले करते आए हैं, अभी मैंने आपको गिनवाए भी थे, बार बार मैं दोहराना नहीं चाहूंगी, तो वो गलत बात है। आप विकल्प ढूंढिए, आप जनता को राहत दीजिए। हम तो जनता की राहत की बात कर रहे हैं, हम आपसे महंगाई की बात अगर जो कर रहे हैं वो आम जनता की बात ही कर रहे हैं आपसे। आप उस बात को समझिए। और एक बात और कहूंगी कि जनता की आंखों में आंखें डालकर करीब से देखो महंगाई कैसे जान लेती है, किसी गरीब से पूछो। तो कौशिक जी, शायद आपको, मुझे और ओंकार जी को इतना महसूस नहीं होती होगी ये महंगाई जो सच्चाई है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो एक आम, बिल्कुल ही आम से भी आम आदमी की बात कर रहे हैं। उसकी सोचिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे भी प्रधानमंत्री, अभी आपने कहा मेरे प्रधानमंत्री, यह गलत बात है। प्रधानमंत्री वो हमारे भी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो हम तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके माध्यम से। तो आपको ये समझ में आ गई, समझ में आई रेणु जी, समझ में आ गई। और आज तक तो सारे प्रवक्ता यही बोलते थे कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, आज आपने पहली बार बोला आपके प्रधानमंत्री। बिल्कुल, जो बात सच है, प्रधानमंत्री वो देश के हैं, आपके नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, मुझे खुशी यही मैं सुनना चाह रहा था। ओंकार सिंह जी, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो सरकार दूसरी तरफ लोगों को राहत भी तो दे रही है। जो बहस कर रहे हैं वो देश की जनता प्रधानमंत्री अन्य योजना को बढ़ा दिया गया सर, 6 महीने और बढ़ा दिया गया। आपने खुद ही बताया कि प्रधानमंत्री ने कल ही मध्य प्रदेश में वो संबोधन दे रहे थे और उन्होंने कहा है कि भाई 2.5 करोड़ लोगों को हमने आवास दिया है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, ये कोई आसान काम नहीं है। प्रधानमंत्री का ही दावा है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया गया, लेकिन गरीबी को हटाया नहीं गया। हम गरीबी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम तरह की सब्सिडी दी जा रही है, किसानों के सम्मान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई जा रही है, 6,000 रुपए साल के वो जा रहे हैं। तो भाई अगर सरकार लोगों को राहत दे रही है, किसानों को राहत दे रही है, कुछ सहूलियत दे रही है, तो एक हाथ से अगर दे रही है तो एक हाथ से थोड़ा बहुत दे भी रही है। ज्यादा दे रही है, कम ले रही है, तो कहीं ना कहीं तो सरकार को बैलेंस करना पड़ेगा ना।
ओंकार जी आपसे सवाल है मेरा। जी जी मैं अमित जी ये कहना चाहूंगा, पहली बात तो आज मैंने जब अखबार में पढ़ा 2.5 करोड़ मकान प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बनाए हैं, तो हरियाणा में मैं डीपी कौशिक जी से पूछना चाहूंगा, उन मकानों में से क्या कुछ मकान 100, 200, 500 क्या हरियाणा में भी बने हैं उन 2.5 करोड़ में से? एक सवाल तो मैं पूछना चाहूंगा। दूसरा, ये महंगाई का मुद्दा ऐसा है जिसपे सबको अध्ययन करके इसको कंट्रोल करना चाहिए। इसमें सिर्फ अपनी बात मान के, अपनी गलती मान के बात खत्म नहीं होती। बात आपकी और हमारी नहीं है। बात बिल्कुल मेरी बहन ने ठीक बोली कि ये आम आदमी और गरीब आदमी की बात है, उसकी थाली में से रोटी छीनती जा रही है। आज अगर हम देखते हैं, एक मजदूर 400 रुपए दिहाड़ी ले रहा है और 400 रुपए में से 400 रुपए उसके बच्चों के खाने के लिए प्रयोग में नहीं जा सकते, उसमें उसकी रोजी रोटी नहीं चलती। उसमें अगर कोई स्कीम आप देते हो गरीब के लिए तो उसका मायने रखती है। आप महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कीजिए, जनता की आमदन की वृद्धि कैसे हो, जनता की परचेजिंग पावर कैसे बढ़े। अगर आप जनता की पावर, परचेजिंग बढ़ाओगे, आमदन बढ़ाओगे, तो महंगाई इतनी डायन नजर नहीं आएगी। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, सिर्फ बीजेपी वालों को आज महंगाई लुगाई लगती है, आज महंगाई मिठाई लगती है, हमें तो आज भी महंगाई डायन लगती है। ठीक है वेणु अग्रवाल जी, आपको हंसी क्यों आ रही है? मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि बहुत महंगाई की बात मार बस करो मोदी सरकार, क्योंकि आपने जो नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो हम भी हाथ जोड़कर कह रहे हैं लेकिन वेणु अग्रवाल जी, ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि अगर बीजेपी ने महंगाई को मुद्दा बनाया, बीजेपी को लोगों का साथ भी मिला और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ तो समय आ रहा है ना, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा क्यों नहीं बना पा रही है? कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा क्यों नहीं बना पा रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है भाई। देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी महंगाई को मुद्दा क्यों नहीं बना पा रही है? क्यों लोगों को नहीं समझा पा रही है कि भाई महंगाई लगातार बढ़ रही है, पहले से ज्यादा बढ़ रही है, हमारे समय से ज्यादा बढ़ रही है। 2.5 साल रह गए हैं, अगर उससे पहले ही ये सरकार का तख्ता पलट हो जाए वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज जो इन्होंने हालात कर रखे हैं देश में, प्रदेश में, लेकिन समय आ रहा है, उसी बात को हम उठा रहे हैं जो आप कह रहे हैं। ठीक है डीबी कौशिक जी। अमित जी, इनको शादी मैं देश की बात बताऊं कि देश ऐसी प्रगति की ओर जा रहा है तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। ओंकार जी, अब पानी से गाड़ियां चलाएंगे, पानी से इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई आपके पास। आपको हिंदुस्तान शायद पता नहीं हो, हाइड्रोजन से कितनी गाड़ियां बन चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप रुक जाइए, पानी से गाड़ियां चलेंगी इस देश के अंदर। और इस देश का इलेक्ट्रिक गाड़ी पानी से कैसे चलेगी? जी कौशिक जी, पानी की इलेक्ट्रिक गाड़ी पानी से कैसे चलेगी? बना रहे हो ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक गाड़ी, हाइड्रोजन गाड़ियां बता रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन कैसे बनता है वो आपको भी पता होगा। मैं ये कहता हूँ, इस देश की चिंता छोड़ दीजिए मेरे मित्रों, छोड़ दीजिए। एक माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है, आपको सरप्राइज देगी। इस देश की चिंता है उनको। हाइड्रोजन की गाड़ियां आपके भारत के अंदर, मैं जितना जल्दी आपको बता रहा हूँ, और मैं बताता हूँ कितनी गाड़ी। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। डीबी कौशिक जी आपका, आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि महंगाई से लोगों को राहत मिलेगी तो कैसे मिलेगी और कब मिलेगी, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सीएनजी पीएनजी के दामों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। न केवल नजर आ रहा है बल्कि हुआ भी है। रसोई गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है, दालों के दामों में इजाफा हो रहा है। सवाल यह है कि सरकार लोगों को राहत देगी कैसे। लेकिन तेल के दामों में बढ़ोतरी के लिए कहा जाता है, तमाम जानकारी ये कहते हैं कि जब तक आप टैक्स को कम नहीं करेंगे लोगों को राहत नहीं मिल सकती है। लेकिन क्या आने वाले समय में सरकार इस बारे में विचार करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।